So we are starting with this problem discussion for Sainiki entrance exam of 5th standard. Okay. 5th standard. Sainiki entrance. Okay. We are starting with this part A. Let's look at question number 1. Santosh slept at 8:30 p.m. 8:30 p.m. he slept and got up at 7 a.m. 7 a.m. woke up. For how much time did he sleep? तो 8:30 से लेकर 12 midnight. तो ये बना 9 to 12 3.5 hours. और 12 to 7 hours. 3.5 plus 7 10.5 hours. For how much time did he sleep? 10.5. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. A seller sells a fan for rupees 270, incurs a loss of rupees 30. Find his loss percentage. तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टेबल बनाते हैं SP CP प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट और लॉस में यहाँ पे दिया है लॉस है उसको. सेल्स अ फैन फॉर रुपीज 270 एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 30. तो लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या है? SP इक्वल टू CP माइनस लॉस. तो SP कितना है? 270 इज इक्वल टू CP माइनस 30. Therefore CP is 270 plus 30 which is rupees 300. तो ये निकाल लिया हमने. ओके, फाइंड इज लॉस परसेंटेज. अभी लॉस परसेंटेज के लिए टेबल बनाते हैं. लॉस और सी. लॉस परसेंटेज जो है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सीपी. तो लॉस है उसका 30 और सीपी है 300. तो लॉस होगा कितना? अगर सीपी होगा 100 तो ये कितना, क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा वो देगा हमें लॉस परसेंट, बिकॉज इट इज आउट ऑफ 100. तो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम. क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 into 100 अपॉन 300. ओके, 3 10s. क्वेश्चन मार्क का आंसर आया 10 विच इज आउट ऑफ 100. तो इसलिए इसका आंसर है 10% लॉस. ठीक है, नेक्स्ट. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द HCF ऑफ 15 20 एंड 45. 15 20 45 का HCF निकालना है. तो हम लोग लगाते हैं डिवीजन मेथड. देखो, पहले 2 का HCF फाइंड करो. 20 को 15 से डिवाइड करो. 15 1 जा 15 प्लस फिर आया 5. अभी 15 को यहाँ पे लेके आओ. 5 3 जा 15. रिमाइंडर आया 0. जो लास्ट डिवाइजर है जिससे रिमाइंडर 0 आता है वो है HCF. तो इन दोनों का HCF क्या है? 5. अभी 5 और 45 का HCF निकालो सेम मेथड से. 5 एंड 45. तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 9 जा 45. रिमाइंडर इज 0.
तो इन दोनों का HCF भी आया 5, इसलिए आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल। तो ये है 1/3, 1/7, 1/5, 1/4, 1/6। अभी ये यूनिक प्रॉब्लम है। ये यूनिक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसमें सारे न्यूमरेटर सेम है। तो इसको हम कॉन्सेप्ट लेवल पे ही सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेशन। देखो, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? a/b वेर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ आंसर होगा। मतलब मेरे पास एक चॉकलेट 3 लोगों को देना है तो कुछ आंसर आएगा। लेकिन जब एक चॉकलेट है 7 लोगों को देना है तो इसका आंसर 1/3 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि एक रोटी अगर 7 लोगों में डिवाइड करेंगे तो हर एक को कम मिलेगा। एक रोटी 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक हर बंदे को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ा, ठीक है। तो हमें केवल डिनोमिनेटर्स को अरेंज करना है। ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये नेक्स्ट, ठीक है, फाइन। उसके बाद ये नेक्स्ट, उसके बाद ये नेक्स्ट, उसके बाद ये नेक्स्ट, ठीक है। अभी न्यूमरेटर कुछ भी रहने दो, 1 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे न्यूमरेटर सेम चाहिए। तो ये बिगेस्ट है, और ये लीस्ट है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया उसका असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर उल्टा होता है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। तो अभी अपने को डिसेंडिंग करना था, इसलिए डिसेंडिंग लगाया मैंने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉडमास का क्वेश्चन है वो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 1/5 डिवाइडेड बाय 2 1/4 इंटू 5/8 इंटू 27/4। ये बॉडमास का क्वेश्चन, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ दोनों नहीं है, डिवीजन है। लेकिन डिवीजन के पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाई, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 4 इंटू 5/8 इंटू 27/4। अभी इसी स्टेप में इसका आंसर निकाल रहा हूँ मैं। देखो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो अपने को ये पता होना चाहिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, ओके। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। तो 16/5 का इंटू इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9/4 है, तो इंटू 4/9 इंटू 5/8 इंटू 27/4। तो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये आंसर हो गया 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं
सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 15 एज अ परसेंटेज ऑफ 20, मतलब 15 मिला आउट ऑफ 20, तो कितना मिला आउट ऑफ 100, ये टेबल बन गया। यहाँ पे लगाओ आप यूनिटरी मेथड। देखो हर प्रॉब्लम में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15 इंटू 100 अपॉन 20, 20 वन ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 15 5 ज़ा 75। तो इसका 15 एज अ परसेंटेज ऑफ 20 आंसर क्या होगा? 75%। सेवेंथ क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 693। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड ये है, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया था। पहले इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो 2 का डिविजिबल टेस्ट लगता नहीं है क्योंकि यूनिट्स प्लेस में 02468 नहीं है, ये ऑड नंबर है। 9 + 6 15 + 3 18, ये 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अभी इसके सम ऑफ डिजिट्स देखो, 3 + 3 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 11 ज़ा 11 से डिवाइड करते हैं 1। तो 693 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ये प्राइम फैक्टर्स जब होते हैं तो उनको ऐसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वेट ऑफ अ पेन इज 10 grams, फाइंड द वेट ऑफ 30 boxes of if each box contains 40 पेन। बॉक्स कितने हैं? 30। पेन्स इन ईच बॉक्स कितने हैं? 40। तो टोटल पेन्स कितने हैं? 30 इंटू 40, 1200 पेन्स है। तो अगर एक पेन है तो उसका वेट कितना है? 20 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। 1200 पेन है तो वेट कितना है? यहाँ पे लगाते हैं हम यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1200 इंटू 10 अपॉन 1 विच इज 12,000 ग्राम्स। लेकिन मुझे पता है 12,000 ग्राम मतलब 12 इंटू 1000 ग्राम्स, ठीक है, और 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो इसका आंसर आया 12 kg। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। What least number should be added to 435287? 435287 को एक नंबर ऐड करना है so that the number is exactly divisible by 832। 832 से डिविजिबल होगा वो। अभी 832 से डिविजिबल इसके आसपास का नंबर ढूंढना है हमें, ठीक है। तो 77 62, अभी ये किससे डिवाइड हो रहा है? 13 5 65, 78 52। ये 13 से डिविजिबल है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 832 विच इज नियर 435287, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग सीधा 435287 को 832 से डिवाइड करते हैं। देखो मेरा मेथड बहुत यूनिक मेथड है। तो 832 इंटू 5 करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 16, 8 5 ज़ा 40 41।
832 इंटू 5 क्या आएगा मेरे को? 4160 सब्ट्रैक्ट 2, 15 माइनस 6 9, 2 माइनस 1 1, 1928, 832 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 1664, 8 minus 4 4, 12 minus 6 6, 8 minus 6 2, 2647, 832 इंटू 3। तुम लोग सोच रहे हो क्या कर रहे हैं सर? अभी देखो आंसर कैसे निकालता हूँ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 832 इंटू 3, 2496, 7 minus 6 1, 14 minus 9 5, 5 minus 4। ठीक है, ये 151 जो है ये रिमाइंडर आया। अभी लॉजिक देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड लीस्ट नंबर टू बी एडेड to 24 so that the answer is divisible by 9। तो भाई 24 को 9 से डिवाइड किया मैंने, 9 2 जा 18, रिमाइंडर आया 6। तो मैं 9 में से 6 को माइनस कर देता हूँ 3। क्यों? क्योंकि 24 जो नंबर है उसके पहले जो 9 का मल्टीपल है वो 18 है, और 18 के बाद जो 9 का मल्टीपल होगा वो होगा 18 प्लस 9। मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं? प्लस नंबर करते हैं। 5 का मल्टीपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 कैसे आया? 5 को 5 से ऐड कर दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो लीस्ट नंबर फाइंड करना है, अभी देखो जो लीस्ट नंबर फाइंड करना है उसके लिए 832 से 151 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 1 6, 681। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड? क्या आया मेरे को आंसर? 681, 681। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 5 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे सॉल्व हो रहा है। 3 5 8 कैसे नंबर्स है? ये सारे कोप्राइम नंबर्स है। क्या होते हैं कोप्राइम नंबर्स? जिनको आपस में कोई फैक्टर नहीं है। तो अगर कोप्राइम नंबर है और उनका एलसीएम निकालना है तो सीधा सीधा उनको मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15, 15 8 जा 120, ये हो गया आपका आंसर। तो व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 5 8? 120। ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। 11 को समझने के लिए ये समझो पहले कि सपोज 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो दैट इज 5 इंटू 5, इसका आंसर है 25। उसको लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो 5 से 25 लाना है तो 5 का स्क्वायर बनाना है, और 25 से 5 निकालना है तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर रूट है 5। ओके, उसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ये जो डिवीजन जैसे दिखने वाला सिंबल है वो स्क्वायर रूट का सिंबल है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ठीक है, तो उसने पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 140 1444 अपॉन 196। 1444 अपॉन 196 का स्क्वायर रूट है सपोज ए अपॉन बी। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट अगर 5 है, इट इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 5 इज 25।
तो फाइव की जगह क्या है, ए बाई बी। तो ए बाई बी इंटू ए बाई बी इज 1444 अपॉन 196। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए इंटू ए अपॉन बी इंटू बी इज 1444 अपॉन 196। तो किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1444 आ रहा है, एक नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके 196 आ रहा है। मतलब मैं 1444 का स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा अलग से, 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा अलग से। ठीक है, देखो अभी कैसे कर, 1444 का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। तो मुझे पता है 30 इंटू 30 कितना है, 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10, 3 3 जा 9, 10 10 जा 100, आंसर इज 900। तो 1444 900 का स्क्वायर रूट 30 है, तो 1444 का स्क्वायर रूट 30 से बड़ा होगा। लेकिन 40 इंटू 40 क्या है, 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 विच इज़ 4 4 जा 16 इंटू 100 विच इज़ 1600। तो ये 1444 1600 के आसपास है। तो अभी देखो मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ 38 इंटू 38। क्यों 38 इंटू 38, क्योंकि 8 8 जा 64, तो आंसर का यूनिट्स प्लेस होगा 4, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 प्लस 6 30, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 7 4 4 4। तो 1444 जो है दैट इज 38 इंटू 38, और 196 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, इट इज 14 इंटू 14। ठीक है, तो अभी देखो आगे, a इंटू a, 144 is a into a, that is 38 into 38 upon 196 is 14 into 14। तो मेरा a क्या आया 38, मेरा b क्या आया 14। तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1444 अपॉन 196, इट इज 38 अपॉन। लेकिन अगर ऑप्शन में दूसरा आंसर रहा तो वो होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, वो होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 7, आंसर इज 19/7। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। ओके, ये अभी देखो, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 12th वाला। 12th क्वेश्चन देखो, विमल प्लान्स टू टाइल इज रूम फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स। तो टाइल्स का शेप क्या है, स्क्वायर। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 20 सेंटीमीटर, जल्दी से स्क्वायर ड्रॉ कर लो। 20 सेंटीमीटर उसका साइड है। हिज रूम इज 3.6 मीटर एंड 1.8 मीटर। जो रूम है वो ऐसा है, 3.6 मीटर है उसका लेंथ, और उसका ब्रेड्थ है 1.8 मीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल विमल नीड। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। ठीक है, तो वो बन गया मेरा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, देखो 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशंस दिए हैं रेक्टेंगल के, रूम के, ये रूम है और ये टाइल है, तो ऑब्वियसली रूम से टाइल छोटा ही होगा। वो मीटर में है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। लेकिन लेंथ कितना है 1.8 मीटर्स
इंटू 3.6 मीटर। याद रखना 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज 1.8 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 3.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें डेसिमल का कॉन्सेप्ट लगेगा। 1.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 180 सेंटीमीटर इंटू 360 सेंटीमीटर। क्यों? डेसिमल 2 बार शिफ्ट होगा क्योंकि 2 जीरोज है। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ रूम। तो रूम में अगर n नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है, n नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड, तो n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। ठीक है, n निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो n इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रूम कितना है 180 इंटू 360 और टाइल का एरिया कितना है 20 इंटू 20। 2 जीरो कट गए, 2 9 जा 2 18 जा, 9 इंटू 18 निकालना है। उसको हम निकालेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 18 इंटू 10 माइनस 1 विच इज 18 इंटू 10 180 माइनस 18 इंटू 118 180 माइनस 18 10 माइनस 8 2 7 माइनस 1 6 आंसर इज 1। ठीक है, कितने टाइल्स लग रहे हैं उसको 162 टाइल्स लग रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। 13th क्वेश्चन देख रहे हैं। Manjeet can finish a work in 6 days. मंजीत को कितने डेज लग रहे हैं वर्क कंप्लीट करने को 6 डेज। द सेम वर्क इज फिनिश बाय अनूप इन 3 डेज। अनूप को कितने लग रहे हैं 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क व्हाइल वर्किंग टुगेदर। तो वर्क डन इन 1 डे फाइंड करना, ये टेबल याद रखना। 1/6 ऑफ द वर्क, मतलब अगर मंजीत काम करेगा तो एक दिन में 1/6 ऑफ द वर्क करेगा और अनूप करेगा 1/3 ऑफ द वर्क। तो टोटल वर्क इन 1 डे, total work in 1 day by Manjeet and Anup is 1/6 plus 1/3। 6 और 3 का एलसीएम 6 है तो 1/6 plus 2/6 which is 3/6 which is half। तो ये जो आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल ले लेने का टू फाइंड नंबर ऑफ डेज। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क when they work together is equal to, इसका रेसिप्रोकल 2 डेज। ओके, 2 दिन लगेंगे उनको वर्क कंप्लीट करने के लिए अगर साथ में काम करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, a man paid rupees 1200 as simple interest for 2 years on the sum of 2000 borrowed by him, find the rate of interest। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पी आर टी आई, ये टेबल बनाना है। कितना दिया उसने सिंपल इंटरेस्ट ₹1200, टाइम कितना 2 years,
सम कितना बोरो किया, 2000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सीधा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, PRT अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना है 1200, पी कितना है 2000 इंटू आर इंटू टी 100। 2 0 कैंसिल, 20 इंटू 2 40R। इक्वेशन मिल गया, 40R is 1200 divide both sides by 40। तो 40R अपॉन 40 is 1200 अपॉन 40, 41 जा 40 30 जा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30% पर, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A container has 5 liters. A container, एक मिनट, ओके। A container has 5 liters and 760 ml of curd। कितना है कर्ड का क्वांटिटी, 5 लीटर्स 760 मिलीलीटर। लेकिन 1 लीटर, दिस इज 5 इंटू 1 लीटर प्लस 760 मिलीलीटर। 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर प्लस 760। याद रखना 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। 5000 प्लस 760, 5760 मिलीलीटर्स। ये बन गया आपका क्वांटिटी ऑफ कर्ड। ओके, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 30 ml कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितना है, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितना है 30 ml। इन हाउ मेनी ग्लासेस, n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लासेस। तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 30 ml कैपेसिटी कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो n इंटू 1 स्मॉल ग्लास is equal to टोटल कर्ड। तो n इक्वल टू टोटल कर्ड अपॉन कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी चाहिए था, n इंटू कैपेसिटी ऑफ 1 स्मॉल ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1। टोटल कर्ड कितना है मेरे पास 5760 अपॉन 30। जीरो गया जीरो गया, मुझे 576 को 3 से डिवाइड करना। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। तो ये बन गए 192 इस कितने क्लास में जाएगा ये 192 क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड मेजर ऑफ एंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो पहला फिगर है वो पैरेललोग्राम है। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये पैरेललोग्राम क्यों है, देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 120 ये 120 ये इक्वल हो गए, तो ये 60 और ये 60 ये भी 60 हो गया। ठीक है,
तो अननोन एंगल होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल ABC। ये आपका 80 है, ये 70 है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? सम ऑफ द एंगल्स फॉर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका बी, एंगल बी प्लस 80 प्लस 70 इज 180। 80 प्लस 70 कितना हुआ? 150 प्लस एंगल बी इज 180। तो व्हाट इज एंगल बी? 180 माइनस 150 30। ये बन गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 8। 3 नंबर लेते हैं ए बी सी, तो उनका एवरेज है 8। क्या होता है एवरेज? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्री। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ मेरा? 8 इंटू 3 24। कैसे आया ये? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर। ए प्लस बी प्लस सी आया 20। If the average of the first two numbers is 9, what is the third number? पहले दो नंबर जो है ए एंड बी, उनका एवरेज कितना है? 9। तो ए प्लस बी अपॉन 2 कितना है? 9। तो ए प्लस बी कितना बना? 9 2 ज़ा 18। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 24। लेकिन ए प्लस बी 18 है, 18 प्लस सी है 24। तो सी क्या होगा? 18 को क्या ऐड करके 24 मिलता है? 6। दैट्स द आंसर। तो थर्ड नंबर क्या मिला? जो आंसर मिला वो थर्ड नंबर। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गया अपना, 18 देखते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 36:75? ये 36/75, so that it becomes 4/5. ओके फाइन। अभी इनको कुछ ऐड करना है हमें। ओके, तो इसको हम इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसको ऐड करना है हमें कोई तो एक नंबर ए, और वही नंबर 75 को ऐड करना है ए, तो ये बनेगा 4/5। अभी करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये 5th के शीट में आए हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 36 प्लस ए अपॉन 75 प्लस ए इंटू 5 इज 4/5 इंटू 5। 5 कैंसिल, तो मुझे मिला 5 इंटू 36 प्लस ए अपॉन 75 प्लस ए इज इक्वल टू 4। अभी क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 75 प्लस ए। तो 5 इंटू 36 प्लस ए अपॉन 75 प्लस ए इंटू 75 प्लस ए इज 4 इंटू 75 प्लस ए। ये कैंसिल हो गया, तो ये बना 5 इंटू 36 प्लस ए इज 4 इंटू 75 प्लस। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करते हैं हम? वैसे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 36 प्लस 5 इंटू ए विच इज 5a इज 4 इंटू 75 प्लस 4a।
5 इंटू 36 कितना होता है 180 प्लस 5a। 75 इंटू 4 कितना होता है 75 टू ज़ा 150, 75 4 ज़ा 300, 300 प्लस 4a। अभी क्या करते हैं हम, पहले 4a को लेफ्ट में लेके आते हैं, सब्ट्रैक्ट 4a फ्रॉम बोथ साइड। अभी देखो ये 5 एप्पल है, उसमें से 4 एप्पल चले गए, कितने एप्पल बचेंगे, 1 एप्पल। तो यू हैव 180 प्लस a इज 300। ए के बाजू में 180 है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम बोथ साइड। तो यू हैव 180 प्लस a माइनस 180 इज 300 माइनस 180। तो a बना मेरा 120। अभी देखते हैं ये आंसर जमता है क्या। 36 में 120 ऐड करो, 75 में 120 ऐड करो, देखते हैं आंसर बराबर है। 36 में 120 ऐड करो, 75 में 120 ऐड करो, ये बनेगा 156, ये बनेगा 195। 195 अपॉन 5 क्या है, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 39। 39 इंटू 5 है 195, और 39 इंटू 4 है 4 इंटू 39 अपॉन 5 इंटू 39। तो ये बना 4/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A train covers a distance of 680 kilometers at a speed of 34 kilometers per hour. Find the time taken by the train to cover this distance. स्पीड का प्रॉब्लम, फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फाइंड करना है, टाइम, ठीक है। तो पहले स्पीड लिखते हैं, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 680 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 34 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो टाइम जो होता है, जब टाइम को यहाँ पे लेते हैं हम, तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, 680 अपॉन 34, 20 ज़ा 20 आवर्स, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफाई 9 माइनस 1.5 इंटू 2 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 1/4। तो बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, लेकिन ब्रैकेट और ऑफ कुछ भी है नहीं, तो पहले हम करेंगे डिवीजन, ठीक है। डिवीजन, तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस, तो उसके पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 इंटू 2 प्लस 2/5, 5 2 10 प्लस 2 12/5 डिवाइड बाय 4 1 4 प्लस 1 5/4। तो ये बना मेरा 9 माइनस 3/2 इंटू 2 प्लस 12/5 इंटू 4/5। ओके, अभी ये मैंने सेग्रीगेट क्यों किया, ऐसे ऐसे सेग्रीगेट क्यों किया, क्योंकि ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कट गया, 3 बचा, प्लस 12 4 ज़ा 48 अपॉन 25, ओके। तो अभी एडिशन 9 माइनस 3 प्लस 48/25, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन करना है तो ये करते हैं पहले, ठीक है। लेकिन ये 9 प्लस 48/25 करना पड़ेगा, 9 प्लस 48/25 माइनस 3, तो 9/1 है ये, तो 9 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 25 प्लस 48/25 माइनस 3,
25 9 are 225 upon 25 plus 48 upon 25 minus 3 225 plus 48 सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है इसलिए कर रहा हूँ 8 प्लस 5 13 4 प्लस 3 7 273 अपॉन 25 ये 3 अपॉन 1 है तो उसको करेंगे एलसीएम में इंटू 25 इंटू 25 तो विच इज़ 273 अपॉन 25 माइनस 75 अपॉन 25 273 माइनस 75 कितना होगा 198 अपॉन 25 विच इज़ 25 7 ज़ा 175 प्लस 23 23 बाई 20 ये हो गया आपका ठीक है 21st क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये इन ट्रायंगल एबीसी in triangle ABC angle A plus angle B angle A plus angle B is 80 degree angle B plus angle C is 110 degree find A and B ये भी चाहिए ये भी चाहिए ठीक है ना तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं ठीक है और अगर नहीं ऐड करना तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं चलो अगर ऐड करेंगे ना दोनों को तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं क्या होता है ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी sum of the angles of a triangle is sum of the angles of a triangle is 180 sum of angles of a triangle equal to 180 तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है 180 लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 80 तो 80 प्लस एंगल सी इज 180 तो 80 प्लस क्या होगा 180 100 तो एंगल सी मिला मुझे 100 डिग्री बी प्लस सी 110 है तो बी प्लस सी इज 110 तो 100 में क्या ऐड करेंगे तो 110 मिलेगा 10 तो बी क्या बना मेरा 10 ए प्लस बी 80 है ए प्लस बी 80 है तो ए में अगर 10 ऐड कर रहा हूं तो 80 मिल रहा तो ए क्या है मेरा 70 ये इजी था एक्चुअली ये अच्छा हुआ ये इस मेथड से किया हमने इट वाज वेरी इजी ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 find the amount required to make a circular path around a garden as shown in the figure if the rate is 15 per square meter बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डाला है इस शीट में तो इसके लिए हम लोग सर्कल का पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट करते हैं सर्कल ऐसे दिखता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं पहले ये जो पॉइंट ए है ए इज पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल और जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ठीक है अभी देखो जो सी ए है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और उसको कहते हैं रेडियस
मतलब सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लो, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम, छोटा आर बनाना था लेकिन खराब हो गया, बड़ा आर भी बना सकते। ये जो है एक्स वाई, ये सेगमेंट है, सेगमेंट एक्स वाई। इसके एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। एंड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, बिगेस्ट chord of circle passing through center of circle is diameter of circle। ठीक है, ये सर्कल का स्पेलिंग बहुत अजीब हो गया, सर्कल। ठीक है, तो ये बनेगा डायमीटर, एम एन। ठीक है, ये देखो, ये जो सर्कल था ये सेंटर था और ये पॉइंट ए था। तो अगर ए पे मैं वायर लगाता हूँ और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे वायर घुमाता हूँ तो मुझे मिलेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका लेंथ। और अगर सर्कल का रेडियस है आर तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे पाई। ठीक है, और इसका यूनिट है, ये लेंथ है, इसका यूनिट है मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, अगर इस सर्कल को मैंने यहाँ पे ग्रास लगाने का सोच लिया, इस सर्कल पे मुझे ग्रास लगा, तो कितना ग्रास लगेगा, वो होता है एरिया ऑफ सर्कल, और उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और एरिया का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर। ठीक है, जो पाई है उसका वैल्यू है 22/7, या कभी लेते हैं 3.14, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये एक सर्कुलर पाथ बनाया, जहाँ पे अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर है 14। एक कॉन्सेप्ट रह गया वहां पे, वो लिख लेते हैं हम, कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मतलब डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस होगा 5, मतलब डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, ये याद रखना। ठीक है, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। तो अभी ये सेंटर ऑफ सर्कल है मेरा, तो ऑब्वियसली ये जो 14 दिया है उसने, ये डायमीटर है छोटे सर्कल का। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इट इज 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर। मतलब डायग्राम देखो, ये इतना पार्ट जो है रेड वाला सी ए, ये सी ए है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर लगाया 7 सेंटीमीटर सी बी, सी बी कितना है, सी ए प्लस ए बी विच इज 7 + 7 विच इज 14 सेंटीमीटर। और ये क्या बना सी बी, दिस इज रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो जो पाथ बन रहा है वो पाथ ये वाला पाथ है,
और वो जो पाथ है उस पाथ का एरिया फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कुलर पाथ एट द रेट ऑफ ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है? एरिया का। तो मैं बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करूंगा। एरिया ऑफ बिग या आउटर सर्कल इज इक्वल टू कितना है? एरिया ऑफ आउटर सर्कल बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इंटू इंटू, तो ये बनेगा 22 इंटू 28। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो 2 इंटू 11 इंटू 28, 28 टू ज़ा 56, 56 इंटू 11, 56 इंटू 11 कैसे निकालते हैं? 56 इंटू 10 प्लस 1, 56 इंटू 10 प्लस 56, तो ये बना 616 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ आउटर सर्कल। एग्जाम जाते वक्त पानी पी के जाने का नहीं, सुसु लगेगा तो एग्जाम टाइम कम होता है। एरिया ऑफ इनर सर्कल बाय आर, 7 7 गया, 22 इंटू 7 बचा, 22 इंटू 7 कितना है? 154। क्यों? 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 स्क्वायर मीटर। तो अंदर के एरिया, अंदर के सर्कल का एरिया 154 है, बाहर के सर्कल का एरिया 616 है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कितना है? एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कितना? इट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया कितना है? 616, इनर का 150, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 6, 5 माइनस 1 6 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 1 4, 462। ठीक है, 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 5 6, 5। तो एरिया ऑफ पाथ है 462 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अभी देखो रेट क्या है? रेट इज ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मतलब टेबल बनाओ, स्क्वायर मीटर और कॉस्ट। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो कॉस्ट है ₹15। 462 स्क्वायर मीटर है तो कॉस्ट कितना? क्वेश्चन मार्क इज 462 इंटू 15 अपॉन 1। तो मुझे फाइंड करना है 462 इंटू 15, 15 टू ज़ा 30, 15 सिक्स ज़ा 90, 93, 15 फोर ज़ा 60, ओके, 15 टू ज़ा 30, 15 सिक्स ज़ा 90, 60। तो ये बना, इसका कॉस्ट बना ₹693। ओके, कॉस्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। ट्राइंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो 3:5:7। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड है। ऐसा ट्राइंगल दिया है आपको, उसके एंगल्स का रेशियो है 3:5:7। तो लेट द एंगल्स बी 3x, 5x एंड 7x। लेट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी 3x, 5x, 7x। यहाँ पे लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x हो गया 180। 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15। तीन अचार, तीन आंबे, तीन मैंगोज, 5 मैंगो, 7 मैंगो, तो कितने हुए? 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 इंटू एक्स। 3 प्लस 5 प्लस 7 15, 15x।
is 180. Divide both sides by 15. So 15x upon 15 is 180 upon 15. 15 ones are 15. 15 12s are. तो x is 12, लेकिन x नहीं फाइंड करना है, हमें एंगल्स फाइंड करना है. तो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? 3x मतलब 3 इंटू 12 36, 5x मतलब 5 इंटू 12 60, 7x मतलब 7 इंटू 12 84, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 5x मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय x, 7x मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय x. डिग्रीज, डिग्री लिखना भूल गया मैं. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. Let's look at question number 24. The total age of 80 years, ages in proportion 1:3:4. What are their ages? 3 लोग हैं जिनका एज प्रपोर्शन में है 1:3:4. ठीक है, और उनका टोटल एज 80 ईयर्स है. तो लेट एजेस ऑफ 3 पीपल बी, ये ट्रायंगल जैसी हो गया, 1x, 3x, 4x. ये डॉट जो दिख रहा है, ये डॉट जो दिख रहा है बीच में, ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट है, इसको कंफ्यूज मत करना, इसलिए इरेज कर दिया मैंने. 1x, 3x, 4x ईयर्स. इनका टोटल एज कितना है? 80 ईयर्स. तो 1x प्लस 3x प्लस 4x is 80. But what is 1x plus 3x, 4x plus 4x? 8x. 8x is 80. ये 8x है. Divide both sides by 8. So 8x upon 8 is 80 upon 8. 8 tens are, 8 ones are. x मिला मुझे 10. लेकिन x एज नहीं है, एज है 1x. एज क्या है? 1x मतलब 1 इंटू एक्स मतलब 1 इंटू 10 मतलब 10 ईयर्स. दूसरे का एज 3x, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 10 30 ईयर्स. तीसरे का एज 4x, 4 इंटू एक्स 4 इंटू 10 40 ईयर्स. ये है आंसर. नेक्स्ट, Amit gave 2/3 of his saving to his wife, 1/5 to his son. Total saving 330,000. Find balance amount left with Amit. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टोटल सेविंग क्या है? 30,000. 2/3 of his savings to his wife. सेविंग्स टू वाइफ कितना दिया उसने? 2/3 of 30,000, which is 2/3 into 30,000. 3 10,000 है, तो दिया 20,000. तो वाइफ को कितना दिया उसने? रुपीज 20,000. 1/5 to his son. Savings to son is equal to 1/5 of 30,000.
which is 1 by 5 into 30,000 is 5 6,000 ₹6,000। तो सन को कितने दिए उसने? ₹6,000। टोटल पैसे कितने बांटे उसने? 26,000। टोटल गिवन 26,000। उसके पास थे कितने? 30,000। अभी बचे कितने? 30,000 माइनस 26,000, ₹4,000। कितने पैसे उसके पास बचे? फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ अमित। 4,000। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, 27th करते हैं पहले, उसके बाद 26 करते हैं। ठीक है। विमल परचेस्ड अ कोट ऑफ ₹1,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹300। फाइंड इज लॉस परसेंट। दिया है, सीधा सीधा लॉस है उसका। 27th क्वेश्चन कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस। लॉस परसेंट चाहिए उसको, निकाल सकते हैं हम। परचेस्ड अ कोस्ट फॉर ₹1,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 300। तो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। ऐसे नहीं करते हम लोग ऐसे करते हैं, इज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस? नो, इसलिए है लॉस। लॉस कितना है? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, ₹700 का उसको लॉस है। लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस एंड कॉस्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? प्रॉफिट और लॉस परसेंट टू फाइंड। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ऑलवेज कंपेयर विथ कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना है उसका? ₹700। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹1,000। लॉस कितना है? परसेंट में नहीं पता, आउट ऑफ 100। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं हम। क्या है यूनिटरी मेथड? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 700 इंटू 100 अपॉन 1000। 1 2 3, 1 2 3, 70। तो कितना है उसका लॉस परसेंट? 70%। कितना है लॉस परसेंट? 70%। याद रखना है। हम लोग कर रहे हैं अभी इसके पहले का क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। ओके, 26th। तो ये जो स्क्वायर होता है, इसका ये एंगल 90 डिग्री होता है। ABCD इज अ स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है पाइथागोरस थ्योरम का, कि अगर मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसे दिखता है मेरा ABC, ये 90 डिग्री। तो जो एंगल ए एंड एंगल सी है वो कंपल्सरी एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स होते हैं, जो 90 डिग्री छोड़ के जो एंगल्स होते हैं वो। ठीक है। अभी इसमें लगाते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी विच इज 90 इज 180। तो एंगल ए
प्लस एंगल सी क्या है 180 माइनस 90 90। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल फिर से लिख के टाइम पास नहीं करता मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, दैट्स इट। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्रीज। इसका मतलब acute angles of a right angle triangle are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका सम 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। अभी जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, जो 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला साइड है, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज। और ए बी और बी सी जो है उनको कहते हैं परपेंडिकुलर साइड्स। ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर साइड्स, ठीक है। तो एरिया of right angle triangle, area of right angle triangle is equal to half into product of, product मतलब multiplication of perpendicular sides। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है square of hypotenuse is equal to sum of the squares of the perpendicular sides। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। मतलब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी। तो एसी का जो स्क्वायर है दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज, एच खराब निकला, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द बिगेस्ट साइड। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। अभी इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अगर ये n है और ये n है, तो ये जो होता है पी आर क्या होगा? देखो, पी आर का स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर होगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज 2n स्क्वायर। तो पी आर होता है n रूट 2, याद रखना है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल? साइड रूट 2।
hypotenuse of an isosceles right angle triangle is equal to side root 2. ठीक है, रूट 2 एक नंबर है और अभी हम करते हैं ये क्वेश्चन. ठीक है, ये डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5 रूट 2. ये जो डायगोनल है DB, ये है आपका 5 रूट 2. तो DB है आपका 5 रूट 2. ये और ये इक्वल है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री के अपोजिट का साइड है BD, बट दैट इज इक्वल टू साइड रूट 2. फिर व्हाट इज द साइड DC रूट 2, बट दैट इज 5 रूट 2. तो रूट टू कैंसल, तो DC कितना हुआ आपका, सॉरी सॉरी, तो DC कितना हुआ आपका 5. तो ये है आपका 5. व्हाट इज साइड ऑफ एन स्क्वायर. अगर डायगोनल 5 रूट 2 है तो साइड है 5. अगर साइड होता 5 तो डायगोनल कितना होता 5 रूट 2. ठीक है, अभी 28 क्वेश्चन कर लेते हैं. ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. ये है राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ये है ऐसे, एक्यूट एंगल ये है ऐसे. ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक्स अ लॉट.